नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान 2023-2024। अब तक हम टोटल 22 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट लेक्चर फॉर इकोनॉमिक रिव्यू, लेक्चर नंबर 23। ये है चैप्टर नंबर 11, लास्ट लेक्चर, लास्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक रिव्यू 2023-2024। इससे पहले हम 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 10 चैप्टर्स में हमने इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हुई हैं पूरे राजस्थान में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, हमने उसको इन डिटेल पढ़ा है। चाहे वो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्री सेक्टर से रिलेटेड हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड हो, या फिर अर्बन डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ये सारी चीजें हमने कवर की है इन 10 लेक्चर्स में, 10 चैप्टर्स में, जो कि 22 लेक्चर्स में कंप्लीट हुए। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11, जो कि रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG से। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं RS प्री 2024 की, जो कि होने वाला है 2 Feb 2025। विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल सेकेंड हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11। एक ही लेक्चर में मैं इसको कंसाइजली कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो आता ही है, इकोनॉमिक रिव्यू में भी है, साथ में एनवायरमेंट डेवलपमेंट और बाकी सारी चीज़ों में भी ये आती है। करंट अफेयर्स में भी SDG इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारी ही चीजों को मल्टी डायमेंशनली हम इसमें कवर करेंगे। जैसा कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कि डेवलपमेंट सिर्फ एक ही तरीके से नहीं, 3 डायमेंशनली होना चाहिए। एक होना चाहिए सोशली, एक होना चाहिए इकोनॉमिक, और एक होना चाहिए एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन तीनों चीजों को अचीव करने के लिए ही SDG बनाए गए 2015 में। इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस इन डिटेल करेंगे चैप्टर में। तो शुरू करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, चैप्टर नंबर 11। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। ग्लोबल गोल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस द्वारा अडॉप्ट किए हुए हैं और यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं सारे नेशंस पे, जो भी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, इसलिए इन्हें ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। अब ये क्या वो करते हैं, इनका कॉल क्या है? कॉल टू एक्शन। ऐसे एक्शन होने चाहिए जो कि पॉवर्टी को खत्म कर सके, प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सके, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। और ये सारी चीजें कब तक कर सके? 2030 तक। ये कब अस्तित्व में आए? 2015 में। और मतलब स्टार्ट कब से हुए इनके लिए काम करना? वो स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2016 से। 15 साल के लिए हमने टारगेट लिया कि 2030 तक ये सारे 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको अचीव किया जाए, ताकि हम जो लोग रह रहे हैं इस प्लैनेट पे, पीपल जो रह रहे हैं, वो पीस, शांति और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर सके। अब इन SDG को एनलिस्ट किया गया और इनके इंटीग्रेटेड रिकॉग्नाइज दैट एक्शन इन वन एरिया विल अफेक्ट आउटकम्स इन अदर्स। मतलब इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अगर हम काम करेंगे तो इनके अलावा अलग जितने भी एरियाज हैं उनमें भी असर पड़ेगा। डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन दी गई, वो डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल कौन कौन से हैं? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया, सिर्फ ग्रोथ हो गई, या हम नंबर्स में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। नहीं, डेवलपमेंट होना चाहिए सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट होना चाहिए एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सोसाइटी का भी विकास हो, इकोनॉमी का भी विकास हो और एनवायरमेंट भी सस्टेनेबल रहे। एनवायरमेंट ऐसा ना हो कि इसको हम डिग्रेड कर रहे हैं और यहाँ मजे ले रहे हैं, नहीं। इसके लिए हमने क्या किया गया? 17 SDG बनाए गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए, और उनके अंडर में 17 SDG के अंडर में 169 टारगेट्स बनाए गए। उन टारगेट्स को हमें अचीव करना है कब तक? 2030 तक। और स्टार्ट कब से होंगे? 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट होंगे। देन अब एक एजेंडा क्या है? एक एजेंडा लॉन्च किया गया जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन मतलब अपने वर्ल्ड को, अपने संसार को बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है। कब तक? 2030 तक का एजेंडा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट होना चाहिए सस्टेनेबल, सतत विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अंधी तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं, 3 डायमेंशनल डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट भी सस्टेन रह सके। और इसके लिए ये चीज अडॉप्ट की गई 193 मेंबर स्टेट्स द्वारा।
कितने स्टेट्स द्वारा? 193 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, यूएनजीए में ये अडॉप्ट की गई। कब अडॉप्ट की गई? सितंबर 2015 में। और इसके लिए काम कब से शुरू हुआ है? केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2016 से ये इफेक्ट में आई। कब तक के लिए? 2030 तक के लिए। कितने टारगेट, कितने गोल्स हैं? 17 एसडीजी है और उसके लिए टारगेट कितने हैं? 169 टारगेट्स। डन। ये सारे फैक्ट्स इससे रिलेटेड है। अब इसमें क्या किया गया? ये एसडीजी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। ये पूरे ग्लोबल गोल्स हैं, मतलब पूरे संसार के लिए गोल्स हैं, और ये इंटीग्रेट करते हैं 3 डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 3 डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन सी है? सोशल डेवलपमेंट, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन इन तीनों डायमेंशंस को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। ये सारे गोल्स यूनिवर्सल हैं, मतलब ये सारे नेशंस के लिए हैं, चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो, विकसित देश हो, विकासशील देश हो, या अविकसित देश हो। इन तीनों के लिए इन सबको इंटरकनेक्ट करते हुए, इंडिविजिबल करते हुए पूरे अर्थ के ऊपर समान तौर से ये 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको लागू किया गया है कि उनके लिए हम प्रयास कर सके उनको अचीव करने का। वो जो 169 टारगेट्स हैं उनको अचीव करने का, हमारे गोल्स जो है 17 सतत विकास के लिए, उनको अचीव करने का। और इसके लिए पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस होनी चाहिए। सबके सारे नेशंस जो हैं अलग अलग, वो सारे एक ही डायरेक्शन में काम करें ताकि ये 17 डेवलपमेंट गोल्स जो है ये अचीव हो सके और कोई भी एक इसमें पीछे ना छूट जाए। मतलब प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी, सारे एक साथ, ऐसा नहीं है कि लिविंग नो वन बिहाइंड। ये कोर है इस ग्लोबल एजेंडा का कि सारे 193 नेशंस जो यूएन जनरल असेंबली में थे, कब? सितंबर 2015 में। उन सबको 193 नेशंस को एक साथ एक तरीके से एक ही मापदंड के ऊपर 169 टारगेट्स दिए जाएं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए जाएं, ताकि कोई भी पीछे ना छूट सके। लिविंग नो वन बिहाइंड, कोई भी का मतलब यहां पर मेंबर नेशन से हो गया। डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो ऑल डायमेंशंस में होना चाहिए, मस्ट इंक्लूड ऑल पीपल, सारे देश हैं और सारे देश के हर व्यक्ति, एवरीवेयर मतलब सारी कंट्रीज, एंड शुड बी बिल्ट थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन। हर व्यक्ति का हर देश में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड है, स्पेशली जो वल्नरेबल हैं। देन तो इस तरह से क्या होगा, ये जो एजेंडा है, कोर जो है इस एजेंडा की, लिविंग नो वन बिहाइंड, ये फुलफिल हो पाएगी। डन हो गई बात। This comprehensive agenda recognizes that it is no longer sufficient to just focus on economic growth. ये हमने पहली बात कर ली भाई। डेवलपमेंट का मतलब पहले ही एसडीजी ने बता दिया, डेवलपमेंट का मतलब पहले ही एसडीजी ने बता दिया कि 3 डायमेंशनल होना चाहिए। 3 डायमेंशनल मतलब सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट सस्टेनेबल। तो उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई जो पुरानी हमारी मानसिकता थी कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हमें फोकस करनी, कि जीडीपी कल 100 थी, आज भाई 107 हो गई, तो 7% का जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया, यही डेवलपमेंट है। नो, दिस इज नॉट डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों में डिफरेंस है। प्लस सस्टेनेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट सस्टेनेबल एफर्ट्स भी हमें उसमें क्लब करने पड़ेंगे ताकि इक्वल सोसाइटीज बन सके, हमारा प्लेनेट जो है, मदर अर्थ जो है, वो और ज्यादा समृद्ध बन सके, सेफ बन सके और फेयर हो सके सारा काम। इसके लिए इनिशियली 244 इंडिकेटर्स, मतलब आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए ये किस तरह काम करता है। सबसे ऊपर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मोटे मोटे टारगेट कितने हैं? 17। उसके नीचे आता है टारगेट कितने हैं? 169। उसके बाद आते हैं इंडिकेटर्स इनिशियली कितने थे? 244। इसमें जीआईएफ में, ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क में। ये क्या करते हैं? ये मॉनिटरिंग करेंगे प्रोग्रेस की। मतलब ये जो इंडिकेटर है, मतलब आपने गोल अचीव किया या नहीं किया, या कितना अचीवमेंट हुआ, ये सारी चीजें कौन बताएगा? ये इंडिकेटर बता पाएंगे। ये इंडिकेटर यूज किए जाते हैं मॉनिटरिंग करने के प्रोग्रेस को, ग्लोबल एसडीजी को, एंड एसोसिएटेड टारगेट। इस टारगेट को भी हम मेजर करेंगे, हम मॉनिटर करेंगे इन्हीं इंडिकेटर से। ये एक मापदंड है ये इंडिकेटर। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी एक मापदंड हो गया, जैसे लिटरेसी एक मापदंड हो गया, चाइल्ड सेक्स रेशियो एक मापदंड हो गया। तो ये इंडिकेटर्स हुए। देन एसडीजी क्या है वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। टारगेट क्या है?
कि जैसे जीरो लिटरेसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें टारगेट है। तो इनिशियली 244 इंडिकेटर्स थे हमारे पास, लेकिन अभी ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क में 248 इंडिकेटर्स है। डन। टोटल गोल्स, टोटल मोटे मोटे अचीवमेंट अपना क्या है, वही वाली बात कि हमें क्या बनना है, RAS। ये तो हो गया हमारा SDG। मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। उसके अंदर में टारगेट क्या है 4 मेंस के पेपर प्लस 1 प्री का पेपर। डन। उसके अंदर इंडिकेटर क्या है, 4 मेंस के पेपर भी में भी जो सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सब्जेक्ट। तो ये इस तरह से काम कर रहा है कि SDG कितना है, 17 है। गोल्स, जो मोटे मोटे गोल है कि हमें, गोल क्या है हमारा कि हमें वाटर जो है वो शुद्ध रखना है, हमें एयर शुद्ध रखनी है, हमें जीरो हंगर करना है, हमें जीरो पॉवर्टी करनी है। ये सारे क्या है, गोल्स है। हमें RS बनना है, ये गोल है। ठीक है। टारगेट क्या है, टारगेट हमारे 4 मेंस के पेपर 1 प्री का पेपर है, मतलब 169 टारगेट्स है हमें। और उसका इंडिकेटर क्या है, ये जो सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, जो क्वेश्चंस 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के जो क्वेश्चंस बनेंगे, या यहाँ पे 1 प्री का क्वेश्चन जो 1.33 मार्क्स का होगा, ये हमारे क्या है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कितने हैं, 258, 17 SDG, 169 टारगेट्स एंड 248 इंडिकेटर्स। डन हो गई बात। अब एक बार उस लिस्ट के ऊपर नजर डालते हैं, जिस लिस्ट में सारे ये जो 17 के 17 SDG हैं, ये सारे इंक्लूडेड हैं ग्लोबल इंडिकेटर के रूप में, स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क में, डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क में और नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क में। क्या क्या है वो सारी चीजें हम यहाँ बात करेंगे। इस लिस्ट में जो उठाई गई है सीधे सीधे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान से। सबसे पहला गोल है कि आप गरीबी हटाओ, नो पॉवर्टी। इसके अंदर में 7 टारगेट दिए गए हैं, और जो ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क में इंडिकेटर दिए गए हैं, जैसे ये तो हो गए 17 SDG, डन। ये हो गए 169 टारगेट, और ये हो गए 248 ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। उसके बाद फिर नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है जो नीति आयोग जिस पे काम करता है। फिर स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क है जो स्टेट में हम कैलकुलेट करने के लिए इंडिकेटर्स यूज करते हैं, और फिर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में यूज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क है। देन पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा पूरे वर्ल्ड से, हमें गरीबी को हटाना है, नो पॉवर्टी। सबसे पहला गोल, GDP बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाओ। ये सारी चीजें करने से हम इस टारगेट को, ये 7 टारगेट है इसमें। अब ये 7 टारगेट क्या होंगे, ये 7 टारगेट ये होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। देन तो ये सारी चीजें करके हम क्या कर पाएंगे, पॉवर्टी को खत्म कर पाएंगे। जीरो पॉवर्टी, पॉवर्टी को कम नहीं करना, पॉवर्टी को खत्म करना है, नो पॉवर्टी। सेकंड SDG क्या है, जीरो हंगर, भुखमरी को खत्म करना है, माल न्यूट्रिशन को खत्म करना है। इसके अंडर में कितने टारगेट है, 7 टारगेट, इंडिकेटर कितने हैं, 14। डन। थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वेलबींग अच्छी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स और वो सारी चीजें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। SDG 4 क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने पढ़ लिया, वो चीज आपके काम नहीं आ रही, एग्जाम में क्वेश्चन आ नहीं रहे, आप पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन वही एजुकेशन जो जिसका कोई मीनिंग हो, जो आपके काम आए, जिससे आपके टारगेट्स अचीव हो पाए। तो SDG 4 क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5th, जेंडर इक्वलिटी। मेन एंड वुमेन के लिए सेम चीजें होनी चाहिए, सेम लॉज होनी चाहिए, सेम रिम्यूनरेशन होना चाहिए, सेम वेजेस होनी चाहिए, सारी चीजें सेम होनी चाहिए मेन एंड वुमेन के लिए। SDG 4, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है। इसके लिए और बहुत सारी अटल भूजल स्कीम और ये सारी स्कीम चल रही है। किसके लिए चल रही है, ताकि अपन SDG 6 को अचीव कर पाए। हर यहाँ पर SDG जो है उसको टारगेट करने के लिए कोई ना कोई स्कीम हमने चला रखी है, ताकि हम वहां पर उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाए। SDG 7 जो हो गया वो हो गया अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम सोलर पावर प्लांट्स बना रहे हैं। देन हाइड्रोजन एनर्जी वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन बन रही है। ये क्लीन एनर्जी और अफोर्डेबल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर। SDG 8 हो रहा है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मनरेगा वगैरह जो चल रही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट की हम 6% 7% GSDP ग्रोथ रेट की बात करते हैं, वो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में आता है। SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया होना चाहिए। SDG 10 में आता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, जो असमानताएं फैली हुई है समाज में, उनको कम करना है। SDG 11 आ गया सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ऐसा नहीं है कि सिटीज बना दी, ग्रोथ हमें दिख रही है, कम्युनिटीज बना दी, ग्रोथ दिख रही है, वो सतत होनी चाहिए, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। देन SDG 12 होता है रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी, मतलब कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि अंधा प्रोडक्शन हो रहा है, हम करते जा रहे हैं, अंधा कंजम्पशन हो रहा है।
ठीक है, कंज्यूमरिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नहीं, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन होना चाहिए। SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, कि ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, इंडस्ट्री जो है वो पॉल्यूट करती जा रही है एयर को, नहीं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जो ओजोन होल हो रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम जो क्लाइमेट से हो रही है, क्लाइमेट एक्शन, उसको काउंटर करना है हमें, उसको रोकने के प्रयास करने हैं SDG 13 के तहत, जिसके अंदर टारगेट्स कितने दिए हुए हैं, 5, और ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क में इंडिकेटर दिए हुए हैं 7। सोशल डेवलपमेंट गोल 14 में क्या है, लाइफ बिलो वाटर, यहां क्या था, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात हो रही थी। देन यहां क्या हो रहा है, वाटर के बिलो जो लाइफ है, फिश वगैरह है, या जो भी फिशरीज वगैरह, या जो भी मिनरल्स वगैरह हमें वाटर के अंदर मिल रहे हैं, उनके बारे में बात की जा रही है SDG 14 में। वाटर के बिलो जो लाइफ है उसके टारगेट्स कितने हैं, 10। SDG 15 है लाइफ ऑन लैंड, पृथ्वी पर जो लाइफ है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको कंजर्व करने के लिए, वो सारी चीजों के लिए टारगेट दिए हुए हैं 12। SDG 16 पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाने की कवायद जो है वो SDG 16 में की जा रही है। SDG 17 है पार्टनरशिप फॉर गोल्स, जितनी भी अलग अलग कंट्रीज के बारे में जो बात की गई थी, 193 कंट्रीज जो इनको काम कर रही है, इनके लिए, उनके बीच में क्या होनी चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए, सब मिलकर काम करना है, सबको पार्टनरशिप करनी है। एक अगर कंट्री जो है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसे दूसरी को भी पार्टनरशिप देनी है पर्टिकुलर गोल्स के लिए। इन गोल्स, ये जो टारगेट्स जितने भी गोल्स हैं, इनके लिए पार्टनरशिप होनी चाहिए। क्लीन एनर्जी के लिए पार्टनरशिप होनी चाहिए, पॉवर्टी रिडक्शन, हंगर रिडक्शन के लिए, गुड हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए, सारी मेंबर कंट्रीज, 193 मेंबर कंट्रीज जो कि UN जनरल असेंबली में थी जब सितंबर 2015 में ये एजेंडा डिसाइड किया गया, उन सब चीजों के लिए क्या होनी चाहिए, पार्टनरशिप फॉर गोल्स होनी चाहिए। इसके लिए कितने टारगेट है, 19 टारगेट है। तो बेसिकली वही चीज आ गई कि SDG कितने हैं, टोटल 17। उसके बाद टारगेट कितने हैं, टारगेट हो गए 169। ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क में टोटल इंडिकेटर्स कितने हैं, 248। ये 3 आंकड़ा आपको याद रखना है, 17, 169 एंड 248। डन, आगे चलते हैं। अब ये जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हमने बात की, इन सब के पीछे है ना 4 चीजों को टारगेट किया जा रहा है। अब वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं, 5 डायमेंशंस को टारगेट किया जा रहा है। 5 डायमेंशंस कौन कौन सी हैं, फर्स्ट, पीपल, लोगों को टारगेट करना है, लोगों की लाइफ को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। सेकंड, समृद्धि की बात करनी है, प्रॉस्पेरिटी की बात करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 डायमेंशनल डेवलपमेंट किया जा सके, प्रॉस्पेरिटी की बात होनी चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, प्लैनेट, पूरे पृथ्वी को टारगेट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ एक कंट्री की बात की जाए या उस कंट्री की इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट की बात की जाए। प्लैनेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, प्लैनेट का जो बेसिक चीजें हैं उनकी भी बात की जानी चाहिए, उनको भी, उस डायमेंशन को भी कंसिडर करना चाहिए। फोर्थ क्या है, पार्टनरशिप होनी चाहिए सारे देशों के बीच में, अलग अलग स्टेट्स के बीच में, और जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में। फिफ्थ चीज क्या है कि शांति, समृद्धि, पीस यहां पर होने चाहिए। तो 5 डायमेंशंस, क्रिटिकल डायमेंशंस हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। देन अब हम बात करेंगे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जितने भी हैं उनके बारे में थोड़ा एक एक। अभी तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया था उस टेबल में कि कितने टारगेट्स हैं, कितने इंडिकेटर्स हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उनके थोड़ा अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि नो पॉवर्टी जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है, तो उस गोल के अंदर क्या रहा है, कि नो पॉवर्टी का मतलब क्या है, कि ये एम कर रहा है ये गोल कि पॉवर्टी जो है वो अपने किसी भी फॉर्म में उसको खत्म किया जाए और हर जगह से खत्म किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री में पॉवर्टी है तो ठीक है रहने दो, बाकी सारी कंट्रीज तो पॉवर्टी फ्री हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह से पॉवर्टी खत्म करनी चाहिए और हर फॉर्म में पॉवर्टी खत्म होनी चाहिए। ये एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है, इन विच नॉट ओनली इंडिकेट्स लैक ऑफ इनकम, एक्सेस टू रिसोर्सेज। मतलब पॉवर्टी हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, बेसिकली पॉवर्टी होती क्या है कि एक व्यक्ति जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज नहीं है। अब रिसोर्सेज उसके पास कब नहीं होंगे,
जब उसके पास इनकम नहीं होगी। डन। और इससे क्या होता है, रिसोर्सेज नहीं है, इनकम नहीं है, तो क्या इसके रिजल्ट्स होते हैं, इसके रिजल्ट्स होते हैं हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा हंगर होता है, मैल न्यूट्रिशन होता है, डिमिनिश्ड अपॉर्चुनिटीज होती है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ इन एबिलिटी होती है, इन इक्वलिटी की भावना उसमें जगती है। तो इसके साथ क्या करना चाहिए, हमें इनकम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए, रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। हमारी सोसाइटी जो है, देखिए अब पॉवर्टी रिडक्शन के लिए क्या कर रहे हैं हम, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर और ये सब 100 यूनिट तक ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये रेवड़ी सिस्टम है, फ्री में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये रेवड़ी कल्चर है, इसको खत्म करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो सोसाइटी है वो एक चेन की तरह है। चेन आपने देखी है, जिसमें अलग अलग छोटी 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 कड़ियां होती हैं, वो कड़ियां मिलकर एक चेन बनाती है। ठीक है। अब ये जो कड़ियां हैं, ये हमारी सोसाइटी जो है ये एक चेन है, और ये जो कड़ियां हैं ये इसके लोग हैं। सोसाइटी कब मजबूत बनेगी, जब ये पर्टिकुलर कड़ियां मजबूत होंगी। मान लीजिए इस सोसाइटी में आधी कड़ियां तो मजबूत है, और आधी कड़ियां जो है, आधी जो रिंग्स है वो जो है वो कमजोर है। तो होगा क्या कि इवेंचुअली ये सोसाइटी टूट जाएगी, ये चेन जो है ये टूट जाएगी। तो हमें इस पूरी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब इस चेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर पर्टिकुलर कड़ी को मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर वो कमजोर है तो उसको मजबूत बनाना पड़ेगा, और जो मजबूत है वो ऑलरेडी मजबूत है। तो इनको मजबूत बनाने के लिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम पॉवर्टी को खत्म करें, और इनको कैसे भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाए, इनके इनकम सोर्सेज को बढ़ाया जाए, इनकी हेल्प की जाए फाइनेंशियली, ताकि ये हंगर से बाहर निकल सकें, ये माल न्यूट्रिशन से बाहर निकल सकें, सोशल डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकल सकें। राइट टू एजुकेशन जो है वो इसी क्रम में यहाँ पर आया है। राइट टू एजुकेशन से क्या होगा, इलिटरेसी कम होगी, इनकम रिसोर्सेज बढ़ेंगे। स्किल डेवलपमेंट किस लिए आया है, इनकम को बढ़ाने के लिए, रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए। तो ये जो पूरा टारगेट है ये किस लिए होता है, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी का मतलब क्या है, हर तरीके से पॉवर्टी को हर फॉर्म में उसको खत्म किया जाए, ताकि हंगर खत्म हो, माल न्यूट्रिशन खत्म हो, वो जो लोग हैं जो पुअर लोग थे वो रिसोर्सेज को यूज कर सके, उनके लिए उनके पास एक सस्टेनेबल इनकम हो। देन सेकंड गोल क्या है, जीरो हंगर, मतलब मैल न्यूट्रिशन को खत्म करना है 2030 तक, हर आदमी को खाना पहुंचाना है। अब मिड डे मील स्कीम है, इंदिरा रसोई योजना, जिसका नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया, या अन्नपूर्णा पैकेट वितरण योजना, फूड पैकेट योजना, मिड डे मील योजना, पोषण योजना, ये सारी चीजें किसके लिए है, ये सारी चीजें जीरो हंगर के लिए है। देन वल्नरेबल सिचुएशंस में जो लोग हैं उनको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराना। अब सब हर मिड डे मील का लक्ष्य क्या है, सिर्फ फूड नहीं, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराना। इंदिरा रसोई योजना, अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा पैकेट योजना, उनका उनका गोल क्या है, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराना। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डबल होगी, जब हर व्यक्ति को खाना मिल रहा है, हंगर जो है वो खत्म हो रही है। और कब तक खत्म होनी है, 2030 तक। रूरल डेवलपमेंट में काम करेगी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम प्रमोट कर सकें, स्मॉल स्केल फार्मर्स को हम प्रमोट कर सकें, फार्मर्स को मार्केट्स मिल सके, लैंड टेक्नोलॉजी मिल सके, इसकी एक्सेस मिल सके, इरेडिकेशन ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी खत्म हो। इसके लिए क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, और टेक में, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी में क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, कम रिसोर्सेज में, उसी लैंड में, उन्हीं बीजों में हम ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कर सके, ताकि एग्रीकल्चरिस्ट की प्रोडक्टिविटी डबल हो सके और इनकम भी डबल हो सके। कब तक, 2030 तक, जिससे कि हंगर खत्म हो, पॉवर्टी खत्म हो। आगे चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें क्या हो रहा है, जितने भी लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट मेंबर कंट्रीज से, उनकी हेल्दी लाइफ्स को इंश्योर करने के लिए, वेलबींग को प्रमोट करने के लिए ये गोल रखा गया है। और ये हेल्दी लाइफ्स और वेलबींग किसके लिए, ऑल एजेस के लिए। अब ये किस लिए जरूरी है, ये जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होगा जब लोग हेल्दी रह पाएंगे, उनकी वेलबींग प्रमोट हो पाएगी। ये क्या कर रहा है,
ये जितनी भी डिजीजेज हैं उनको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, मेजर हेल्थ प्रायोरिटीज को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, फोकस कर रहा है कम्युनिकेबल डिजीज पे, जैसे कोविड-19 हो गई या और कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज हो, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे, या एनवायरमेंटल डिजीज। अब एनवायरमेंटल डिजीज क्या हो गई, जैसे हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है सिलिकोसिस। तो सिलिकोसिस क्या है, एक एनवायरमेंटल डिजीज है कि वो डस्ट से हो रही है, एयर पॉल्यूशन से होने वाली अस्थमा जो है वो एक एनवायरमेंटल डिजीज है। और भी अभी जैसे नवंबर के फर्स्ट वीक में आप देखेंगे, एक एक मंथ बाद नवंबर के फर्स्ट वीक में आप देखेंगे कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह हो जाता है। तो वो पॉल्यूशन जो है वो उससे होने वाली डिजीज जो लंग डिजीज होती है, लंग फेलियर होता है, वो एनवायरमेंटल डिजीज है। रिप्रोडक्टिव डिजीज जो होती है या मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है, या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है, जैसे RGHS है या CGHS है, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रमोट करती है चीजें। इसके अलावा अफोर्डेबल मेडिसिन एंड वैक्सीन। अब क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना जो है उसके अंदर क्या है, निशुल्क जांच और निशुल्क दवाइयाँ। तो वो हो रहा है कि मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाया जा रहा है, क्वालिटी मेडिसिन भी दी जा रही है। तो ये जो सारी आप देखेंगे कि अभी तक हमने पिछले 10 लेक्चर्स 10 चैप्टर्स में जितनी भी ये पढ़ी है, हमने योजनाएं पढ़ी हैं, वो सारी योजनाएं जो हैं वो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजनाएं हैं। चाहे वो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड हो, या वो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हो, हर चीज जो है उसका उद्गम जो है, उसका जो बेस लाइन जो फाउंडेशन है वो सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। अफोर्डेबल मेडिसिन हो गई, वैक्सीन हो गई, ये निशुल्क निरोगी राजस्थान अभियान के तहत हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो रहा है, इसके अलावा चाइल्ड मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए, अब चाइल्ड मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या करिए, जननी सुरक्षा योजना है ना, शिशु मातृ वंदना योजना। ये क्या हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ये रिड्यूसिंग चाइल्ड मॉर्टेलिटी। इंप्रूविंग मैटरनल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जननी सुरक्षा योजना। और कौन सी योजना है, मातृ वंदना योजना, ठीक है। एम्बुलेंस वगैरह चलाई जा रही है, ये सारी चीजें की जा रही है, किस लिए की जा रही है, ताकि मैटरनल हेल्थ को प्रमोट किया जाए। टैकलिंग HIV एड्स ट्यूबरक्लोसिस मलेरिया एंड अदर डिजीजेस है, ठीक है। ये हो गया हेल्थ से रिलेटेड। अब बात कर ली जाती है एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन में गोल फोर्थ क्या है, क्वालिटी एजुकेशन का। क्वालिटी एजुकेशन मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, समाहित सारे लोग उसमें होनी चाहिए, और इक्विटेबल एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही उस एजुकेशन को प्राप्त कर पा रहे हैं, फीमेल्स के लिए भी वो होनी चाहिए। और क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए ताकि लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए। किसके लिए, बेसिक टू पीपल, जो कि बेसिक है पीपल लाइफ के लिए, एंड देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा क्या हो रहा है, इसके अलावा किया जा रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट कराना है, किसके लिए, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। और इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन बीटेक वगैरह ये सारी चीजें हो गई। वोकेशनल एजुकेशन मतलब ऐसी एजुकेशन जिससे स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है। प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल वोकेशनल ट्रेनिंग टू एलिमिनेट जेंडर एंड वेल्थ डिस्पैरिटीज। मतलब अब इससे क्या हो रहा है, RTE जो आया है वो किस लिए आया है, वो इसीलिए आया है कि ये जो वेल्थ डिस्पैरिटीज है, कि कोई बहुत अच्छा स्कूल है, वहां पर क्या किया हमने, RT के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत 25% सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी और इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये वेल्थ डिस्पैरिटीज जो हो रही है, कि जो बच्चे गरीब थे और वो यहाँ इस जगह पर इस स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे थे, उस वेल्थ डिस्पैरिटी को हमने एलिमिनेट कर दिया। जेंडर डिस्पैरिटी को हमने एलिमिनेट कर दिया कि भाई मेल और फीमेल दोनों के लिए बराबर योजनाएं हैं। और फीमेल्स को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए स्कॉलरशिप योजना है, या जो भी हमने, जैसे मान लीजिए कोई भी योजना चलाई जा रही है, इसमें 50,000 रुपीज मिल रहे हैं या 30,000 रुपीज मिल रहे हैं, तो वो क्या किया जा रहा है, वो इस तरह से उसको इंस्टॉलमेंट में किया जा रहा है कि लड़की जब 10th पास होगी तभी उसकी एक इंस्टॉलमेंट उस पैसे की मिलेगी विभिन्न योजनाओं के तहत। तो इससे क्या हो रहा है, जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो एलिमिनेट की जा रही है। आगे बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की। तो जेंडर इक्वालिटी कैसे इंश्योर हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन जितना भी हो रहा है विमेन और गर्ल्स के तहत, उसको एलिमिनेट करना है, अपने उसको खत्म करना है, उसको एंड करना है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये गलत है, क्योंकि सीधे सीधे लिखा हुआ है आर्टिकल 15 में कि नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, है ना। तो यहाँ पर विमेन और गर्ल्स के तहत मेल फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नॉट ओनली बेसिक ह्यूमन राइट, ये बेसिक ह्यूमन राइट है, जैसे मैंने अभी बात की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की, फंडामेंटल राइट की, तो वो क्रूशियल फॉर
सस्टेनेबल फ्यूचर ऑफ सोसाइटीज, प्रोवाइडिंग वुमेन एंड गर्ल्स इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन के लिए इक्वल एक्सेस। अब आरटीई जो है उसमें क्या है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई 25% जो सीटें होंगी वो सिर्फ मेल्स की है, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए है। हेल्थ केयर में भी इक्वल एक्सेस मिल रहा है, डिसेंट वर्क मिल रहा है, हम डीपीएसपी है, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क फॉर मेल एंड फीमेल। उसके बाद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भाई 33% का वो है ही। उसके बाद 50% की भी बात अभी की गई है वर्क में, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी द्वारा, कि हम शिक्षक भर्ती में 50% वो कर देंगे। बाकी पंचायती राज में 33% रिप्रेजेंटेशन है ही। एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विल अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमीज एंड विल बेनिफिट सोसाइटीज एंड ह्यूमैनिटी एट लार्ज। अब क्या क्यों हो रहा है ये कि भाई जो राइट्स है ना वो इक्वल होनी चाहिए मेल और फीमेल के। जब ये चीजें बराबर होंगी तो हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत अच्छे से बेनिफिट गेन करेगी और ह्यूमैनिटी को फायदा होगा। इक्वल राइट्स होनी चाहिए विमेन ऑन लैंड, प्रॉपर्टी, सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट। हर चीज के प्रति, हर मल्टी डायमेंशनल में मेल और फीमेल को इक्वल राइट मिलने चाहिए। टुडे देयर आर मोर वुमेन इन पब्लिक ऑफिसेज देन एवर बिफोर व्हिच वी हेल्प टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। आज हम सरकारी ऑफिसेज में देखते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, विमेन बहुत ज्यादा होती है। अब क्या होता है, विमेन को रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है, कि उनको कुछ एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन दे दिया गया है, और जिसके तहत क्या हो रहा है कि वहां पर विमेन आएंगी ही आएंगी। और कट ऑफ भी आप देखते हैं एग्जाम्स में तो विमेन की कट ऑफ कम जाती है। वो एक बैलेंस बनाने के लिए, वो इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए वो काम किया जा रहा है। डन। नेक्स्ट गोल, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जल जीवन मिशन, अटल भूजल स्कीम, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इरिगेशन वगैरह हो गया, या सैनिटेशन से रिलेटेड कोई भी चीज हो गई। डन। तो ये सारी चीजें, ये जो स्कीम्स है ये ऐसा थोड़ी है कि भाई सरकार ने ऐसे ही सोच ली, ये दोनों चीजों को काउंटर की जा रही है। जनता की क्या जरूरत है उसके लिए हमने ये स्कीम फॉर्मुलेट की, और इंटरनेशनल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए हमने ये स्कीम्स डेवलप की, जल जीवन मिशन, ताकि हर घर तक नल, फंक्शनल टैप, FTTC, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, FHTC होना चाहिए जल जीवन मिशन के तहत। अटल भूजल स्कीम है, भूजल जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिजुवनेट करने के लिए और उसका लेवल को बढ़ाने के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो अटल भूजल मिशन वर्ल्ड बैंक की सहायता से हो रहा है। ये सारी चीजें किस लिए हो रही है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो आप देखेंगे कि हर पॉलिसी, हर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मोटिवेटेड फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और उनका टारगेट भी यही होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ हम कैसे ना कैसे अपनी रैंकिंग्स बढ़ाएं। एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। अवेलेबिलिटी कहां से हो गई, JJM से हो गई। इट रिफ्लेक्ट्स इंक्रीज्ड अटेंशन इन द ग्लोबल पॉलिटिकल अरीना। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिजीजेस। अब क्या हो रहा है, अब जैसे एक हमने पढ़ा था फ्लोरोसिस मिटिगेशन प्रोजेक्ट, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने, एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जीका के द्वारा चल रहा है ये फ्लोरोसिस मिटिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये क्या हो रहा है, ये क्लीन वाटर प्रोवाइड करा रहा है ताकि डिजीज से बच सके। अब वो फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है पानी में, तो क्या हो जाता है, कुबड़ हो जाता है, कुबड़ पट्टी जैसे नागौर में और बाड़मेर वगैरह इन इलाकों में है। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट्स पर मिलियन PPM तक ही फ्लोराइड, कोई भी केमिकल हो वो सही रहता है, लेकिन उससे ऊपर अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तो वो डिजीज पे रहता है पर्टिकुलर। से लेड ज्यादा हो जाता है तो अलग डिजीज होती है, मर्करी ज्यादा हो जाता है तो मीनामाटा डिजीज हो जाती है, नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो ब्लू सिंड्रोम हो जाता है। वैसे ही फ्लोराइड ज्यादा होने से बोन्स में डिफॉर्मिटीज होने लग जाती है, टीथ में डिफॉर्मिटी होने लग जाती है। तो उन डिजीज को काउंटर कैसे किया जाएगा, क्लीन वाटर से। डन। अब जैसे हम अपने डायरिया वगैरह होता है या जॉइंडिस वगैरह है, एक टाइफाइड एक डिजीज है, वो सारी चीजें क्लीन वाटर ना पीने की वजह से हो रही है। तो क्लीन वाटर प्रोवाइड करा के हम हेल्थ को भी वो कर रहे हैं, एंड एनेबल देम टू बी इकोनॉमिकली मोर प्रोडक्टिव। अब ये इकोनॉमिकली मोर प्रोडक्टिव कैसे हो रहे हैं पीपल, देखिए ये जितने भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं ना लॉन्ग रन पे, बहुत इनका ये RGHS वगैरह हो गया या मलेरिया प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम चलते हैं वो सारी चीजों की, इनका काम क्या है, वह क्लीन वाटर हम प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि लोगों को टाइफाइड ना हो, ताकि लोगों को डायरिया ना हो, कॉलेरा ना हो या जॉइंडिस ना हो। तो ये क्यों किया जा रहा है, क्यों ना हो, क्योंकि अगर एक व्यक्ति पूरे साल भर में 365 दिन होते हैं,
और वो 300 दिन काम करता है मान लीजिए, ठीक है, तो उसकी कमाई कितनी हुई, इनकम कितनी हुई, 300 डेज की। हम पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं, या वो अगर गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा है तो गवर्नमेंट को वो 300 डेज का वर्कफोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन वहीं एक व्यक्ति जिसके 365 दिन हैं, लेकिन वो 50 दिन तो इस क्लीन वाटर ना अवेलेबल होने की वजह से डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, इन सब डिजीज से ग्रस्त रहता है, उसको 200 दिन ही मिले काम करने के। तो क्या हुआ, इवेंचुअली इसकी इनकम तो कम हुई ही, साथ में देश की जीडीपी पर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर पड़ा, चाहे माइन्यूट लेवल पर ही हो, पर वो है। तो अगर कोई व्यक्ति हेल्दी रहेगा तो वो इकोनॉमिकली मोर प्रोडक्टिव रहेगा। इसके अलावा वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी जो है, और पुअर क्वालिटी वाटर नेगेटिवली इंपैक्ट्स फूड सिक्योरिटी। भाई पानी नहीं होगा तो इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होगी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली इंपैक्ट्स फूड सिक्योरिटी, livelihood choices and educational opportunities of the people of low income families in across the world. The 2030 agenda recognizes that social development and economic prosperity depend on the sustainable management of freshwater resources and ecosystem. बात सीधी सी है कि सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ये दोनों चीजें ही क्लीन वाटर पे डिपेंड करती है इनडायरेक्टली, बहुत काफी हद तक। क्लीन वाटर होगा, डेज नहीं होगी, डेज नहीं होगी तो वर्किंग डेज ज्यादा होंगे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, सोशल डेवलपमेंट ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए एक फैमिली है एक फैमिली है जिसमें 5 लोग रहते हैं और 5 के 5 बीमार हो गए, तो अब उनका सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? वो तो 1 महीने तक अंदर ही है, घर में ही है, ना उनको दवाइयां प्रोवाइड हो पा रही है, ना और कोई चीजें प्रोवाइड हो पा रही है, और सिर्फ किस वजह से? क्योंकि उनको फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर नहीं मिल पाया। तो सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही चीजों के लिए फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल नंबर 7 की बात करते हैं, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी क्या है? इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। सस्टेनेबल क्या हो गया? जैसे हम क्या कर रहे हैं, भडला, भडला में क्या किया जा रहा है? सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है, सोलर प्लेट्स लगाए, फोटो वोल्टेक सेल्स की मदद से सोलर प्लांट्स, पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। तो वो क्यों लगाए जा रहे हैं? वो इस चीज को अचीव करने के लिए लगाया जा रहा है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाए। पीएम सूर्य घर योजना के बारे में आपने पढ़ा, पीएम सूर्य घर योजना हमने इस बात में डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर्स में। डन, ये इंपॉर्टेंट है स्कीम, ये आ सकती है एग्जाम में। तो अगर पीएम सूर्य घर योजना के बारे में बात की जाती है तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर भी यही हो रहा है कि क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए ये इस स्कीम को प्रमोट किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी को प्रोवाइड कराने के लिए। कुसुम योजना हो गई, कुसुम योजना क्या कर रही है? कंपोनेंट ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, तीनों ही, चाहे ऑफ ग्रिड हो, ऑन ग्रिड हो, चाहे सोलर पंप्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं 3.5 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक के। तो इन सब में क्या हो रहा है? इन सब का टारगेट, इन सारी चीजों का टारगेट क्या है? सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज इंक्लूड फ्यूलिंग द इंजन ऑफ द ग्रोथ। इंजन ऑफ ग्रोथ, अगर ग्रोथ का कोई इंजन है, ग्रोथ किसी स्पीड से चल रही है, ये ग्राफ है, तो ये जो ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है ग्रोथ का, इस ग्रोथ को जो फ्यूल प्रोवाइड किया जाता है वो एनर्जी ही प्रोवाइड कराती है। क्योंकि सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर, सारा ट्रांसपोर्टेशन सब किससे चल रहा है? एनर्जी सेक्टर से चल रहा है। इट इज द एपिसेंटर ऑफ द नियरली मेजर चैलेंज अपॉर्चुनिटीज ऑफ द वर्ल्ड व्हिच आर आइदर रिलेटेड टू स्टार्टिंग अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है तो एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, फूड प्रोडक्शन स्टार्ट किया जा रहा है तो एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है तो एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो अभी एट पॉइंट ऑफ टाइम नीड ऑफ आवर क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम टारगेट करें, उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ मिले, अफोर्डेबल एनर्जी हो, ताकि हम रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जाए या कुछ भी ऐसा किया जाए जिससे क्या हो, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ सके। गोल नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसमें क्या हो रहा है? डिसेंट वर्क, ये अपना डीपीएसपी में भी इंक्लूडेड है। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि प्रमोट की जाए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बाय अचीवमेंट क्या करना है? किस चीज का अचीवमेंट करना है? हायर लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। प्रमोटिंग पॉलिसीज दैट एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब क्रिएशन आर द की ऑफ दिस गोल। डिसेंट वर्क, ये जो चीज है ये किससे होगा? डिसेंट वर्क, आप मेहनत करते रहेंगे तो डिसेंट वर्क थोड़ी होगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगा या हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी, इससे क्या प्रमोट होगा? डिसेंट वर्क प्रमोट होगा। अब यहां पर क्या होगा कि डिसेंट वर्क और क्या चीज होनी चाहिए?
कि भाई व्हाइट कॉलर जॉब्स को जो है वो प्रमोट करना है और ब्लू कॉलर जॉब्स भी हो रही है, तो उसमें भी जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनको खत्म करना है। किस तरह से खत्म करेंगे? टू एराडिकेट फोर्स्ड लेबर, स्लेवरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फंडामेंटल राइट में भी एंश्राइंड है ये चीजें, आर्टिकल 23 24 में। डन। तो ये क्या चीजें हो रही हैं? ये चीजें ऑलरेडी हमारी पॉलिसीज में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड हैं, जिनको हमें डायरेक्टली फोर्स करना है ताकि हम गोल नंबर 8 जो है उसको अचीव कर सके। दिस गोल इज टू अचीव फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट वर्क, रिड्यूस्ड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अब क्या किया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए लोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं, ठीक है, फंडिंग वगैरह प्रमोट हो रही है। अब जैसे इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड स्कीम है और किसके लिए? इनफॉर्मल सेक्टर के लिए। तो वो रिड्यूस हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर, या फिर वहां पर अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है कि एक व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं थे उसको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है अप टू द लिमिट ऑफ 50,000 रुपीज, और इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है 5 लाख लोगों को, ताकि वो अपने जो भी कार्ट वगैरह लगाते हैं, जो भी काम करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, उसको उसको क्या किया जाए? उसको रिड्यूस किया जाए। जेंडर पे गैप, जो इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क जो है फॉर बोथ जेंडर्स, वो चीजें की जा रही है। सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल वुमेन एंड मैन बाय 2030। विशाखा गाइडलाइंस के बारे में आपने सुना होगा 1997 में। तो क्या क्या किया गया था विशाखा गाइडलाइंस में? या फिर जो भी अभी एक एक्ट आया है जिसके तहत इंटरनल कमिटीज वगैरह बनेगी ताकि वुमेन को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। विशाखा गाइडलाइंस में डायरेक्टली यही बात की गई थी कि वर्किंग ऑफ वुमेन जो है कॉर्पोरेट्स में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में या कहीं भी अगर कोई महिला काम कर रही है तो उसको सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके। अगर उसको कोई डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है या उससे कोई फेवर्स लेने की कोशिश जा रही है फॉर प्रमोशन और वो सब, तो उनको रोका जाए, उनको बैन किया जाए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ये बात की गई थी विशाखा गाइडलाइन से, जिसके तहत बाद में चलकर एक एक्ट भी बना, जो एक्ट अपने मेंस के सिलेबस में भी है, पेपर 3 के लॉ में, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। गोल नंबर 9 क्या है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री कब नरिश करेगी? जब इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कब बूस्ट होगा? जब इन्वेस्टमेंट वहां पर प्रॉपर मिलेगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही हैं। उद्यम प्रोत्साहन योजना, भीमराव अंबेडकर उद्यम प्रोत्साहन, SC/ST उद्यम प्रोत्साहन योजना, ठीक है, और ये जो वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, ये सारी चीजें क्या थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, MSME को बूस्ट देने के लिए, ठीक है। इन सब चीजों के लिए, इनोवेशन के लिए क्या किया जा रहा है? PPP सेल जो बनाए गए हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल्स, ताकि इंडस्ट्री सेक्टर और ज्यादा बूस्ट कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बूस्ट कर सके। ये सारी चीजें की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा टू अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9। सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इनोवेशंस फॉस्टर की जाए। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनोवेशन। अगर इन तीनों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो इवेंचुअली क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। दिस गोल सीक्स टू डेवलप क्वालिटेटिव, रिलायबल एंड सस्टेनेबल रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसी रोड्स, ऐसी हाईवे होनी चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जो क्वालिटी जिनकी अच्छी हो, जो रिलायबल हो, जो रेजिस्टेंस हो, दैट सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करें हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टारगेट होना चाहिए, कोई भी रोड बन रही है, कोई भी हाईवे बन रहा है, तो उसका जो टारगेट होना चाहिए उनमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करे, ह्यूमन वेलबींग को सपोर्ट करे। डन। और इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल एंड टू प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल जो है ग्रोथ की बात वहां पर की जानी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि क्या हो सके? अमॉन्ग मेनी टारगेट्स, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, एनर्जी और भी काफी सारी चीजें, ताकि क्या हो सके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। मेनली सतत विकास हमें करना है सारी कंट्रीज का। अब वो कैसे होगा? यहां पर बात की जा रही है इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, और इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। देन गोल 10 क्या है? रिड्यूस्ड इन इक्वलिटीज। जितनी भी इन इक्वलिटीज है कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में, उनको चाहे वो एज से रिलेटेड इनइक्वलिटी हो, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड मेल फीमेल की इनइक्वलिटी हो, जेंडर मतलब वही चीज हो गई, चाहे डिसेबिलिटी
से रिगार्डिंग हो या रिलीजन से रिगार्डिंग हो, ये सारी चीजें, इन सारी सम इनइक्वलिटीज को रिड्यूस करना है, कम करना है। जैसे एज, सेक्स से रिलेटेड मतलब जेंडर से रिलेटेड जो इनइक्वलिटीज है वो कैसे कम हुई कि इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क फॉर मेल एंड फीमेल। देन तो ये सारी चीजें, डिसेबिलिटी से रिलेटेड डिसेबल्स को हमने क्या कर दिया, स्पेशली एबल्ड के लिए स्पेशल स्कीम्स वगैरह लॉन्च की गई। इसके अलावा रिजर्वेशन दिया गया प्रमोशन में, और रिजर्वेशन दिया गया गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में। तो इससे क्या हो रहा है, इनइक्वलिटीज जो है कि एक व्यक्ति जो नॉर्मल है वो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, और एक जो डिसेबल है, जो स्पेशली एबल्ड है, वो भी 4% रिजर्वेशन लेने के बाद वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इक्वालिटी की बात यहाँ पर की गई और इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने की बात की गई, ताकि चाहे वो एज से रिलेटेड इनइक्वलिटी हो, चाहे वो जेंडर से रिलेटेड हो, चाहे वो, अब एज से रिलेटेड की बात की जाए तो जो पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है, जो हमने पिछले पिछले चैप्टर में बात की गई पेंशन योजनाओं की, पिछले से पिछले चैप्टर में चैप्टर 9 में बात की गई थी, वो सारी पेंशन योजनाएं क्या है, ताकि एक यंगस्टर अगर कुछ फाइनेंशियली स्टेबल है तो जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायर्ड व्यक्ति है, उसको भी उतनी ही इकोनॉमिक स्ट्रांग वो बंदा हो सके। देन द इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वेल्थ आर सिवियर एंड हैव वाइडनिंग ग्लोबली। जो इनइक्वलिटीज इन इनकम है उसको वो किया जाए, नॉर्मल किया जाए, प्रोग्रेस, बट आल्सो डिप्राइव्स पीपल फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज एंड अल्टीमेटली लीड्स टू कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। किसकी वजह से, क्योंकि इनकम में इनइक्वलिटी है। इसके लिए क्या किया गया, जैसे मनरेगा है, तो मनरेगा में जो वेजेस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा टारगेट किए जाते हैं कि भाई कितनी वेजेस रखनी है, स्किल्ड वर्कर की कितनी होगी, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर की कितनी होगी। देन तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम को खत्म किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। उसके बाद 11th आ गया सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सिटीज ऐसी हो, हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज की, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है सस्टेनेबल सिटीज की। ऐसी सिटीज हो जो सतत हो, जो सस्टेनेबल हो, देन जिनमें एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए, मैक्सिमम सोलर रूफटॉप प्लांट्स हो और बाकी सारी चीजें हों। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन देम। जो भी सिटीज वगैरह हैं उसमें वर्ल्ड की आधी जनसंख्या रहती है। द गोल एम्स टू मेकिंग सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट सस्टेनेबल, इंक्लूडिंग सेफ, इंक्लूसिव होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, रेजिलियंट होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। वो इस तरह के अर्बनाइजेशन होना चाहिए ताकि नई जॉब्स, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, ताकि इनकम जनरेट हो, जॉब्स जनरेट हो और क्या हो, पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस की जा सके, रिडक्शन इन पॉवर्टी। Cities plays vital role in the development of the nations and offering opportunities for people to prosper economically and socially. हम इकोनॉमिकली भी हमें सिटीज प्रॉस्पर बनाती है और सोशली भी, सामाजिक तरीके से भी सिटीज प्रॉस्पर बनाती है। गांव से लोगों का माइग्रेशन इसीलिए होता है क्योंकि सिटीज में क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। तो अर्बन स्पेसेस में रैपिड ग्रोथ होती है, ये बात डन है, लेकिन वो रैपिड ग्रोथ किसके साथ होनी चाहिए, इंप्रूविंग रिसोर्सेज यूज एंड फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। हमें एनवायरनमेंट को भी टारगेट करते हुए, उसको नुकसान ना पहुंचाते हुए, पॉल्यूशन ना करते हुए क्या करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करते हुए हमें बेसिक सर्विसेज, एनर्जी, हाउसिंग, ये सारी चीजों को एक्सेस प्रोवाइड कराना है, एंड रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का मेन रीजन जो है वो क्या है, सिटीज का अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट है। तो हमें क्या करना है, ग्रोथ तो हो ही रही है, उसमें तो कोई दौराए है ही नहीं, लेकिन ग्रोथ जो है वो एनवायरनमेंट की कॉस्ट पर नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सिटीज को क्या बनाना चाहिए, सस्टेनेबल सिटीज होनी चाहिए। गोल नंबर 12 क्या है, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अंधा कंजम्पशन नहीं करना है कि भैया चीजें इतनी सारी प्रोड्यूस हो गई है, अंधा प्रोडक्शन नहीं करना है कि इतनी सारा प्रोडक्शन हो गया है, हम बहुत सारी प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मार्केटिंग थ्योरी में एक थ्योरी होती है प्रोडक्शन थ्योरी, कि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कीजिए, कंज्यूमर्स अपने आप बनेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करना है, अपनी नीड्स को ध्यान में रखते हुए कंजम्पशन करना है, वांट्स को ध्यान में रखते हुए नहीं, इच्छाओं के तहत कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। हमें हमारी जरूरतों को देखते हुए कंजम्पशन करना है, और प्रोडक्शन भी कंज्यूमर्स की जरूरतों को देखकर ही होना चाहिए। क्या होगा, मान लीजिए हमें पीसी की आवश्यकता है 1, और हमने पीसी खरीद लिए 4, लैपटॉप खरीद लिए 4, एक टैब हो गया, 2 फोन हो गए हमारे पास, और ये सारी चीजें हो गई। इवेंचुअली क्या होगा, आज के 20 साल 25 साल बाद क्या बनेगा, ई वेस्ट बन जाएगा वो सारी पीसी, वो सारे टैबलेट्स जो आपने खरीदे हैं, आईपैड, आईफोन, या जो भी चीजें आपके पास 2-2 3-3 फोन है, अगर एक ही फोन में 2 सिम है, 2 सिम लग सकती है, तो आप 2 फोन्स क्यों यूज कर रहे हैं। ये जो कंजम्पशन की, जो रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की बात हो रही है, ये यही हो रही है
कि आपको जो कंजम्पशन जो करना है वो क्या करना है, रेस्पॉन्सिबली करना है। प्रोडक्शन पैटर्न्स को टारगेट करना है, एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एम्बियंट लाइट्स वगैरह लगा रहे हैं, लोगों के पास एक बल्ब जलाने जितनी एनर्जी नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, हम सजावटी तौर पर लैंप्स वगैरह यूज कर रहे हैं। और ये तो ये क्या है कि रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन नहीं है। हम जो लाइटिंग वगैरह कर रहे हैं वो रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, वो टारगेटेड होनी चाहिए, किसी ना किसी यूज के लिए होनी चाहिए, नीड को सेटिस्फाई करने वाली होनी चाहिए, वांट को सेटिस्फाई करने वाली नहीं। जैसा कि गांधी जी ने ऑलरेडी कहा हुआ है, अर्थ हैज एवरीथिंग टू फुलफिल द नीड ऑफ एवरीवन बट डजंट हैव एनीथिंग टू फुलफिल द वांट ऑफ एवरीवन। इस पृथ्वी पर सब कुछ है लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। पृथ्वी कम पड़ जाएगी, इच्छाएं इतनी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या करना है, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन डिसेंट जॉब्स प्रोवाइडिंग टू बेसिक एनर्जीज, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करनी चाहिए। प्रमोट सस्टेनेबल कंजम्पशन, रिड्यूसिंग वेस्ट। वेस्ट वही वाली बात होगी, ई वेस्ट की बात की जा रही है या कोई भी वेस्ट हो। एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, हमें हमारा कंजम्पशन को डायरेक्ट करना चाहिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, सस्टेनेबल कंजम्पशन हो एंड प्रोडक्शन पैटर्न हो थ्रू वेरियस मेजर्स। उसके लिए बहुत सारे मेजर्स अपनाने चाहिए कि भाई जैसे जो पर यूनिट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मान लीजिए कंजम्पशन है, एक घर है जो 100 यूनिट यूज कर रहा है, एक घर है जो 1000 यूनिट यूज कर रहा है, यहाँ भी 5 लोग रह रहे हैं, यहाँ भी 5 लोग रह रहे हैं, 1000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। और एक है एंटीलिया जो 10,000 यूनिट्स ऑफ पर डे पर मंथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ और यहाँ भी 5 लोग ही रह रहे हैं इवेंचुअली, आप देखेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन नहीं है। जहां पर एक एसी चलना चाहिए वहां 10-10 एसी चल रहे हैं, तो वो क्या एक रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन है? नहीं। तो हमें वेरियस मेजर्स यहाँ पर उठाने पड़ेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जो यूनिट रेट का पैटर्न है वो उस तरह से सेट कर सकते हैं कि 100 यूनिट तक जो बिल आएगा, मान लीजिए वो 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 800 रुपए आ गया। यहाँ अगर कोई बंदा 1000 यूनिट यूज कर रहा है तो उसका जो पर यूनिट रेट होनी चाहिए वो 10 रुपए पर यूनिट होनी चाहिए, उसका बिल आ गया 10,000 रुपए। और यहाँ जो व्यक्ति 10,000 इनरेस्पॉन्सिबली बहुत ज्यादा यूनिट्स यूज कर रहा है, उसकी पर यूनिट रेट जो है वो उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। तो इस तरह की कुछ मेजर्स यहाँ पर अपने रखने चाहिए ताकि कंजम्पशन जो है उसको हम सस्टेनेबल, उसको रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करने चले। तो इस तरह की पॉलिसीज जो है वो बनानी चाहिए। जैसे टैक्स में पॉलिसीज हो गई कि कितना परसेंट इनकम टैक्स जो है वो कितनी स्लैब्स हमने बना दी अलग अलग, कि अगर किसी की इनकम इतनी है तो उसको इतनी 0% टैक्स देना है, अगर इतनी है तो 5% टैक्स, यहाँ पे 40% तक वो जा रहा है। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमें यूज करना है। गोल नंबर 13 की बात की जाए तो ये क्लाइमेट एक्शन को के बारे में बात करता है। क्लाइमेट एक्शन जो हो रहा है, इतने जो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं क्लाइमेट एक्शन के, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही है, ओजोन होल हो रहा है, ई वेस्ट वगैरह हो रहा है, राइजिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, राइजिंग सी लेवल्स हो रहे हैं। राइजिंग सी लेवल्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आइसबर्ग जितने भी हैं या पोलर पोल्स पे जो आइस वगैरह है वो सारी मेल्ट हो रही है और सी लेवल्स बढ़ रहे हैं। अब इस सी लेवल्स, राइजिंग सी लेवल्स से प्रॉब्लम क्या है, जो कोस्टल एरियाज हैं इंडिया के या कहीं भी, वो सारे डेंजर में हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जलमग्न हो जाएंगी आने वाले 20-25 सालों में, क्योंकि सी लेवल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही हैं कि जहां पर बारिश होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर, वहां पर 1000 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। फ्लड लाइक कंडीशंस हो रही है डेजर्ट एरियाज में भी। क्यों हो रही है? क्योंकि इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हो रहा है। जो एक पृथ्वी को गर्म करने के लिए जो गैसेस होती हैं, जो एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग में जो कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है, CO2 हो गया या मीथेन हो गया या वाटर वेपर हो गया, वो कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, जिससे कि जो हीट बाहर से आ रही है वो ट्रैप हो रही है। ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रैप होगी तो ये जो एनवायरनमेंट है ये बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल टेम्परेचर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रहे हैं, जिससे कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा हो रही है, स्पेशली पॉपुलेशन इन कोस्टल एरियाज में ऑलरेडी बता चुका हूं। रिड्यूसिंग करनी है ग्रीन हाउस गैसेस, एम्बिशियस प्लान्स होने चाहिए, एक्सीलरेटेड एक्शन होना चाहिए। सिर्फ प्लान से काम नहीं चलेगा, एक्शन होना चाहिए। किसके लिए? रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। और एक मिटिगेशन अडेप्टेशन प्रोग्राम होना चाहिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इसके लिए फाइनेंशियल एक्सेस होना चाहिए, कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। सारी चीजें हो रही है ऑल ओवर नेशनल लेवल पर, हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम जो है वो रैपिडली होना चाहिए, स्ट्रेंथन कैपेसिटी होनी चाहिए, एक्सेलरेटेड एक्शन की बात की जानी चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है, वो भी क्लाइमेट चेंज भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप की जरूरत है, कमिटमेंट की जरूरत है अमॉन्ग द वेरियस नेशंस। डन।
गोल नंबर 14, लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर में क्या आएगा? सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशंस, सीज, मरीन रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मान लीजिए ये एक ओशन है, इसमें मरीन रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, तो इनका जो एक्सप्लॉइटेशन होना चाहिए, इनका जो दोहन होना चाहिए, वो ऐसा अंधे तरीके से नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत सारा हमने एक्सप्लॉइट कर लिया इसको। ये सस्टेनेबल तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होगा? जब सस्टेनेबल यूज होगा ओशंस का। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस आप कचरा डालते गए डालते गए डालते गए, तो ये एक दिन बहुत बुरी हालत हो जाएगी इन ओशंस की। डन। तो इस तरह से हमें लाइफ बिलो वाटर को भी वो करना है, मरीन न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन को टारगेट करना है, उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है। जो रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, ये नीचे जो रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, इसको रिड्यूस करना है। डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो हो रही है ओशंस में, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। ओशन एसिडिफिकेशन कैसे हो रहा है? कि भाई इस जो ऑयल स्पिल्स वगैरह होते हैं या जो भी वेस्टेज हम यहाँ पर जा रहे हैं, तो इससे ओशन की एसिडिटी, जो एसिड लेवल है, जो पीएच लेवल है, वो लगातार डाउन हो रहा है। पीएच लेवल डाउन होना मतलब एसिडिफिकेशन होना। वो किस लिए हो रहा है? वो ह्यूमन एक्शंस की वजह से हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, ये यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत टारगेट की जा रही है। डन। करेक्टिव ह्यूमन मेजर्स अपनाने चाहिए। रेगुलेटिंग हार्वेस्टिंग, ओवरफिशिंग जो है उसको काउंटर करना चाहिए। कोस्टल इकोसिस्टम को हमें मैनेज करना है, प्रोटेक्ट करना है मरीन लाइफ को। स्मॉल स्केल फिशर्स जो है उनको एक्सेस प्रोवाइड कराना है। मरीन रिसोर्सेज और मार्केट्स के बारे में हमें बात करनी है और एक एक्शन, वहां पे एक्शन ओरिएंटेड बात करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15, लाइफ ऑन लैंड। जैसे हमने लाइफ इन वाटर की बात की अभी, वही सेम चीज है। एम टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। अभी मरीन इकोसिस्टम की बात हुई थी यहाँ पर, फिशिंग वगैरह की, मरीन रिसोर्सेज वगैरह की, और यहाँ पर क्या बात हो रही है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की, रिस्टोर करने की, प्रमोट करने की बात हो रही है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहां पर हो सके। अफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को बचाओ, कॉम्बैट डेजर्टाइजेशन जो हो रहा है, मरुस्थलीकरण जो हो रहा है, उसको कंट्रोल करने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना है, उसको होल्ड करना है, उसको रिजर्व करना है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रही है उसको रोकना है। जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है या रेड लिस्ट या रेड बुक में है, वो उनको, वो जो बायोडाइवर्सिटी है, वो जो एनिमल्स हैं, वो जो प्लांट्स हैं, उनको थ्रेटन लिस्ट या वल्नरेबल लिस्ट से बाहर निकालना है। डन। इसके लिए किसकी जरूरत है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन की रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, इंक्लूडिंग टिम्बर, प्रोवाइड गुड्स, वो गुड्स प्रोवाइड कराते हैं, इंक्लूडिंग टिम्बर, रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, एनर्जी और फूड। ये सारी चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड होती है, जिसके लिए क्या करना चाहिए? हमें सॉइल क्वालिटी की मेंटेनेंस की जरूरत है, हैबिटेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, मेंटेनेंस वाटर क्वालिटी, क्लीन वाटर अवेलेबल कराना है, इरोजन कंट्रोल करना है, वाटर फ्लो को कंट्रोल करना है। और इसके लिए क्या होगा? लैंड इकोसिस्टम इस तरह से हम बचा सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। डन। इसी के साथ 16th गोल आया है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। इसकी बात की जा रही है, प्रमोट पीस करना है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। ये भी एक गोल है। टू एक्सेस टू जस्टिस, बिल्डिंग इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल सॉल्यूशन सोसाइटी, इंक्लूसिव सोसाइटी करनी है, प्रमोट पीस करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी तरीके से होगा। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारी चीजें, जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम करना है, रिड्यूसिंग क्राइम करना है। बेसिकली यहाँ पर बात सीधी सीधी पीस को रिलेटेड किससे हो रही है? जस्टिस एंड क्राइम लेस सोसाइटी डेवलप करने की बात यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद बात करते हैं गोल नंबर 17, पार्टनरशिप फॉर गोल्स की बात की जाए तो पार्टनरशिप फॉर गोल्स हो रहा है, एक कंट्री और दूसरी कंट्री अपने जितने भी वेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनको क्या कर रही है? उनको आदान प्रदान कर रही है। खुद तो इम्प्लीमेंटेशन हो ही रहा है, साथ में पार्टनरशिप भी हो रही है अमंग द नेशंस। किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इंक्लूसिव पार्टनरशिप है, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, शेयर्ड विजन, शेयर्ड गोल्स जो है वो पीपल टू पीपल शेयर हो रहे हैं, कंट्री टू कंट्री। डन। अब इंडिया के एसडीजी इंडेक्स में क्या क्या काम हो रहे हैं, किस तरह से, किस चीज का फ्रेमवर्क है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे इंडिया में जो एसडीजी इंडेक्स की मॉनिटरिंग होती है वो कौन करता है? नीति आयोग करता है। देन वो किसके लिए करता है? स्टेट्स का जो एसडीजी इंडेक्स है उसको मॉनिटर करता है। यूनियन टेरिटरीज का जो एसडीजी इंडेक्स है उसको मॉनिटरिंग करता है। प्रायोरिटीज एरिया सेट किए हुए हैं, मोर अटेंशन वहां पर दी जा रही है, और ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। और स्कोर जो दिया जाता है नीति आयोग द्वारा वो 0 से लेकर
100 तक दिया जा रहा है। 0 मतलब एसडीजी इंडेक्स के अचीवमेंट के लिए कम से कम प्रयास, और 100 मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रयास। तो ये जो कंपोजिट स्कोर होता है ये होता है, और इसके लिए 4 कैटेगरीज हमने बनाई है। पहला है अचीवर, दूसरा है फ्रंट रनर, तीसरा है परफॉर्मर, और फोर्थ है एस्पायरेंट। एस्पायरेंट सबसे कम है, फिर उसके बाद परफॉर्मर, परफॉर्मर के ऊपर फ्रंट रनर, फ्रंट रनर के ऊपर अचीवर। देन तो इसके लिए क्या किया गया है, स्कोर इक्वल टू 100। अब ये अलग अलग जो 4 कैटेगरीज हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, पहला हो गया अचीवर, फिर दूसरा हो गया फ्रंट रनर, थर्ड है परफॉर्मर, और फोर्थ है एस्पायरेंट। तो एस्पायरेंट तो हो गया 0 से 50। डन। फिर 50 से हो गया 65। 65 वैसे स्कोर ऑफ 100, 100 हो गया अचीवर, और 65 से लेकर 100 तक हो गया फ्रंट रनर। ये इस तरह से 4 चीजों को हमने डिफाइन किया है। अब एसडीजी इंडेक्स 3.0 की बात की जाए तो पहले तो 2019-20 में जो स्कोर था हमारा एसडीजी इंडेक्स का वो था 60, और 2021 में जो स्कोर आया है वो आया 66। तो हम लगातार यहाँ पर जो है वो इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। 66 का मतलब है हम फ्रंट रनर की कैटेगरी में पहुंच चुके हैं, पहले हम परफॉर्मर की कैटेगरी में थे। अब ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का अलग अलग वो किया जा रहा है। डन। तो हमने राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में यही है, 2019-20 में हम किस पे थे, 57 पे थे, और अब 2021 में किस पे आ गए हैं, 60 में। ये डिफरेंस यहाँ पर आया है, लेकिन अभी भी हम किस में हैं, कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, परफॉर्मर की कैटेगरी में आ रहे हैं। राजस्थान जो है वो परफॉर्मर की कैटेगरी में आ रहा है, और इंडिया जो है वो फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ रहा है। डन हो गई बात। इंडिया का स्कोर है 60, अभी फिलहाल 60 चल रहा है। इसके अलावा और जो लेटेस्ट कोई न्यूज करंट अफेयर्स में आता है तो वो हम कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर 16 गोल्स दिए हुए हैं, 17th गोल क्यों नहीं दिया हुआ, क्योंकि 17 गोल को हम मेजर नहीं कर सकते, वो पार्टनरशिप अमंग नेशन है, तो उसको इंडिया और राजस्थान में हम कवर नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा क्लाइमेट एक्शन को नहीं कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को कवर नहीं किया था 2018 में, लेकिन 19-20 में हमने किया है। 2018 में फर्स्ट एसडीजी इंडेक्स था, 2019-20 में सेकंड एसडीजी इंडेक्स है, और 2020-21 में कौन सा इंडेक्स है, थर्ड। डन। तो इंडिया का टोटल स्कोर कहाँ कितना आ रहा है, 66, जैसा कि हमने अभी बात की, और राजस्थान का 60। राजस्थान का पहले 59 था, फिर कम हुआ 57, और अब आया 60 पे। तो अभी एसडीजी 3 जो है 2020-2021 में जो स्टेट का रिलीज हुआ है उसमें 60 है, और अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी में राजस्थान के 100 मार्क्स है। मतलब इस पर्टिकुलर गोल में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में हम अचीवर कैटेगरी में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। राजस्थान का कंपोजिट स्कोर कितना है, 60। अब अगर डिस्ट्रिक्ट्स लेवल की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट्स लेवल में क्या हो रहा है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। राजस्थान का 6th वर्जन जो है राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लेकर वो आ गई है। फर्स्ट वर्जन जो एसडीजी इंडेक्स था वो आया था 2018 में फर्स्ट, और जो 6th आया है वो आया है मार्च 2024 में। रिसेंट है, आ सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन ये क्या क्या काम किए जा रहे हैं वो चीजें हैं। 5th वर्जन जो है, सॉरी 6th वर्जन हैज बीन रिलीज इन मार्च 2024। द 5th वर्जन ऑफ एसडीजी इंडेक्स रिलीज इन 5th मान लेते हैं इसको अपन, 6th नहीं कह रहा, ये कोई शायद टाइपिंग मिस्टेक है, या तो यहाँ 5th दिया हुआ है यहाँ 6th दिया हुआ है। डन। तो अपन ये रिसेंट मानते हैं कि मार्च 2024 में वो हुआ है रिलीज, लेटेस्ट वाला, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो कौन सा है, झुंझुनू। झुंझुनू जिसका स्कोर है 66.44 कंपोजिट, ये आप याद रखिए। डन। और सबसे नीचे जो है, ये तो आ गया फर्स्ट नंबर पे, और सबसे नीचे 33rd नंबर पे है जैसलमेर। इसका स्कोर कितना है, 50.63। मतलब हम सबसे लास्ट वाला जो सिस्टम है एस्पायरेंट कैटेगरी में कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर झुंझुनू में फ्रंट रनर कैटेगरी में है, और जैसलमेर में परफॉर्मर कैटेगरी में है। डन हो गई बात, समझ में आ गई। मतलब ये 2 कैटेगरीज में हम कर रहे हैं, ना तो कोई अचीवर कैटेगरी में कोई है और ना एस्पायरेंट कैटेगरी में कोई है। परफॉर्मर कैटेगरी में सबसे फर्स्ट झुंझुनू 66.44, और जैसलमेर जो है वो ये तो है फ्रंट रनर कैटेगरी में, और परफॉर्मर कैटेगरी में जैसलमेर 50.63। डन। ये बात हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये चीजें भी पूछी जा सकती है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, और थर्ड कौन सा है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट तो झुंझुनू हो गया 66.44 मार्क्स के साथ, इंडेक्स के साथ, और जो लास्ट है वो है जैसलमेर।
डन। यहाँ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क की बात हो रही है 330 इंडिकेटर में, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क की बात हुई। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट पूछती है आरपीएससी प्रीलिम्स में, और फैक्ट जो है वो आगे मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। एसडीजी इंडेक्स 6 लॉन्च हुआ है, स्टेटस रिपोर्ट मार्च 2024 में। उससे पहले एसडीजी 5, ये सारी टेक्निकल कमिटीज एसडीजी, और ये कब से शुरू हुआ, 2018 से ये चीज़ शुरू हुई। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरी इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बात की जा रही है, नॉट इम्पॉर्टेंट। जर्नी ऑफ एसडीजी, अभी 5th एडिशन ऑफ राजस्थान एसडीजी इंडेक्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड 95 इंडिकेटर्स, मार्च 2024। मार्च 2024 में कौन सा आया है? 5th एडिशन ऑफ राजस्थान एसडीजी इंडेक्स। देन जो किसने किया है? एसआईएफ और नीति आयोग इंडेक्स इंडिकेटर लिस्ट में ये काम हुआ है। 33 डिस्ट्रिक्ट्स हुए हैं, 3 डायमेंशंस पे काम हुई है। 3 डायमेंशन कौन कौन सी? सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट डेवलपमेंट। इन दिस इंडेक्स झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जो है वो फर्स्ट नंबर पे है विद दिस इंडेक्स ऑफ 44.44 कंपोजिट मार्क्स। डन। और जैसलमेर जो है वो बॉटम पे है 50.63। अब एक बार बात कर ली जाती है अचीवर 100, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है अचीवर। डन। अचीवर कितना होता है इसका? 100 है। फिर उसके बाद आता है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर कौन है? झुंझुनू, ये देखिए ग्रीन में है सारा। और बाकी पूरा राजस्थान जो है वो परफॉर्मर कैटेगरी में है। अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि फ्रंट रनर कैटेगरी में आता है एसडीजी इंडेक्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, तो उसका आंसर होगा झुंझुनू 66.44। देन फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे आएगा नागौर 63.98। और कोई थोड़ी एक बार देख लेते हैं, मैंने जो करंट अफेयर्स पढ़े थे मार्च में उसके हिसाब से तो नागौर ही आता है। पहला आता है झुंझुनू, दूसरा आता है नागौर, और तीसरा आता है सीकर। सीकर का कितना है? 63.59। देन और सबसे कम आता है जैसलमेर 50.63। ये इस मैप से, ये लास्ट मैप ऑफ इकोनॉमिक सर्वे हमने पढ़ा। आज का लेक्चर यहीं खत्म, इकोनॉमिक सर्वे पूरी तरीके से खत्म। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये जो मैप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक सर्वे एग्जामिनर खोलता है और अगर वो लास्ट पेज पर आता है तो लास्ट पेज पर उसको ये मैप मिलेगा, जिस पर वो एक अप्लाइड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन है एसडीजी इंडेक्स में, आंसर होगा झुंझुनू। डन। दूसरे नंबर पे कौन है? तीनों ही शेखावटी एरिया आ रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है? नागौर, परफॉर्मर कैटेगरी। थर्ड नंबर पे कौन है? सीकर। लास्ट नंबर पे कौन है? जैसलमेर। डन। इसका आप रिवीजन कर लीजिए। हमारा इकोनॉमिक सर्वे आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अराउंड 23 लेक्चर्स लगे, 11 चैप्टर्स थे, इन डेप्थ हमने इसको कवर किया। इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। आप इसका 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं वो रिवीजन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक लेक्चर में आगे आने वाले कुछ नेक्स्ट मंथ में बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी पहले ये आप रिवाइज कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट तभी होंगे जब आप बेसिक चीजों को एक बार पढ़ लेंगे। सारे टेबल्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, सारे मैप्स वगैरह जो थे वो इंक्लूड किए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं लेक्चर के इन बिटवीन ही आपको समझाता हुआ चल रहा था। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका रिवीजन करना है। आगे और सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे। बने रहिए राजस्थान अखाड़ा यूट्यूब चैनल, यूपीएससी अखाड़ा ऐप पर। बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट मटेरियल, सारी चीज़ें अच्छी से अच्छी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनोवेटिवनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके अगर कोई सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उनको हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट के मार्क्स को हमें बढ़ाना है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। कट ऑफ क्लियर करना ही सब कुछ नहीं होता। हमें टॉप लिस्ट में एसडीएम, आरपीएस या आरएसीएस अकाउंट सर्विस टॉप 100 रैंक्स का टारगेट हमारा है। हम अपने स्टूडेंट्स को वहां पहुंचाना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं तो। आज के लिए इतना ही। इकोनॉमिक सर्वे हमने बड़े ही अच्छे तरीके से इन डेप्थ हमने कवर किया। तो आपका अभी तक बनने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यहाँ से आगे आपका रिवीजन, आपकी मेहनत, आपकी याद रखने की क्षमता ही आपको मैक्सिमम मार्क्स इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस में दिला सकेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।